भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के राज्य सरकारों के मंत्रियों और सचिवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन शिविर का आयोजन कर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज गृह मंत्रालय 2 दिन से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्रीगण, उपराज्यपाल और राज्यपाल महोदय सहित सारे अधिकारी यहां बैठकर देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, परंतु तत्कालीन समय में जब कानून और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्याएं ध्यान पर आती है जो बॉर्डरलेस हैं, जो राज्यों की सीमाओं से परे हैं, जो क्षेत्र से भी परे हैं और देश की सीमाओं के उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, घुसपैठ की समस्या, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी हो और हमारी सीमाओं की फिजिकल सुरक्षा की बात हो। जब तक पूरे देश की पुलिस और केंद्र की एजेंसियों का ये सभी समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्ड एक समान नहीं होता, इस समस्याओं के प्रति लड़ने की हमारी रणनीति एक नहीं होती, एक दिशा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सामना नामुमकिन है। उस दृष्टि से आपका टीम इंडिया का विचार और चिंतन शिविर का आपका मार्गदर्शन गृह विभाग का जहां तक सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। यहां पर कल हमने राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की रोज बरोज की आपाधापी में कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं, इस पर हमने ध्यान दिलाने का और सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस, नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती है। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिससे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है
और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर हैं आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। अतः पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजेंसी के प्रमुख और राज्यों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करें और चिंतन शिविर का विशेष सत्र को आप संबोधित करें। धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अमित शाह, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्री जी, राज्यों के पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आजकल देश में उत्सव का माहौल है। ओणम, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली सहित अनेक उत्सव शांति और सौहार्द के साथ देशवासियों ने मनाए हैं। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता, अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। तरीके अपने अपने हो सकते हैं, रास्ते, प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये पंच प्राण देश के हर राज्य में,
हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। जब ये सुशासन के मूल में होंगे तो भारत के सामर्थ्य का विराट विस्तार होगा। जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, यहां आप में से अधिकतर या तो राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं या फिर सीधे सीधे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कानून व्यवस्था का सीधा संबंध राज्य के विकास से है। इसलिए राज्यों में विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में आप सभी के निर्णय और नीतियां और आपकी रीति ये बहुत अहम है। साथियों, कानून व्यवस्था के पूरे तंत्र का विश्वसनीय होना जनता के बीच उनका परसेप्शन क्या है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो इन दिनों एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की एक पहचान बनी हुई है। उनका यूनिफॉर्म, उस संकट के समय पहले पहुंच जाना, और इसके कारण देशवासियों के मन में इनके प्रति एक विश्वास बना है कि भाई ये आए हैं, चलिए संभल जाएगा। ये जो कह रहे हैं मानना चाहिए। इनकी बातें अगर स्वीकार करेंगे तो हमारा नुकसान कम होगा। और आप देखिए, एनडीआरएफ में है कौन भाई? एसडीआरएफ में है कौन? आप ही के सब साथी हैं। सुरक्षा बल के जवान ही हैं, लेकिन समाज में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा बन गई है। आपदा के समय में जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट टीम पहुंच गई है, अब से अपना काम कर लेंगे। साथियों, अपराध वाली किसी भी जगह पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, लोगों में ये भाव आता है कि सरकार पहुंच गई। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि किस तरह पुलिस की साख बेहतर हुई थी। पुलिस के लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे, जरूरी संसाधन जुटा रहे थे, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे थे। यानी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है। जरूरत अच्छा परसेप्शन बनाए रखने की भी है। इसके लिए पुलिस बल को प्रेरित करना, उसके लिए प्लान करना, हर छोटी मोटी चीजों पर लगातार मार्गदर्शन करते रहना, कुछ गलत होता है तो रोकना, ये हमारी एक जीवंत प्रक्रिया होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक हर पल होनी चाहिए। साथियों, हमें एक बात और समझनी होगी। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी
टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए आपको मालूम होगा, मैंने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2 एडजॉइनिंग स्टेट होते हैं, उसके जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उन्होंने पीरियोडिकली बैठ करके दोनों राज्यों के उन दोनों जिलों की समस्याओं का संकलन करना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। उसी में से ताकत बनेगी। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो, या संबंधित कहीं किसी और राज्य से संपर्क आता है, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसका अधिकार है, उसी में कभी कभी तो हम देखते हैं एक आध एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो बोले ये तय नहीं हो रहा है कि वो जो जगह है वो इस थाने में पड़ती है, उस थाने में पड़ती है। ये जो चीजें हैं वो सिर्फ पुलिस थाने तक नहीं है, राज्यों के बीच भी हो जाती हैं, केंद्र और राज्य के बीच में हो जाती हैं, भारत और विदेश की व्यवस्थाओं के साथ हो जाती है। इसलिए हमारी एफिशिएंसी के लिए, हमारे आउटकम के लिए, सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमारे बीच में तालमेल, संकलन, सहयोग बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए जितना संकलन बढ़ेगा, आपके राज्य की भी ताकत बढ़ने वाली है। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। 1,500 से ज्यादा पुराने कानूनों को समाप्त करके भविष्य का बहुत बड़ा बोझ कम किया गया है। मैं तो राज्यों से भी आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां कानूनों को इवेल्युएट कीजिए। आजादी के पहले के जितने कानून हैं इनको वर्तमान तारीखों के साथ बदलाव लाइए। हर कानून में क्रिमिनल एंगल और निर्दोष नागरिकों को परेशानी, वो वक्त से चला गया है जी। साथियों, सरकार को अब जैसे स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के तहत देश के गांवों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड वितरित कर रहे हैं। वो भी जमीन से जुड़े विवादों को कम करेंगे, झगड़े खत्म होंगे गांव के। वरना गांव की समस्या ज्यादातर 1 फुट जमीन इसने ले ली, उसी में से बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। साथियों, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किए गए ऐसे अनेक प्रयासों से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी अपनी प्राथमिकता तय करने में बहुत मदद मिली है। लेकिन हमने जब पूरे कैनवास पर चीजों को रख करके अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं करेंगे, 20, 30, 50 साल पुरानी पद्धतियों से चलेंगे, तो शायद इन चीजों का फायदा नहीं मिलेगा। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। आतंकवाद हो, हवाला नेटवर्क हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर आज देश में अभूतपूर्व शक्ति दिखाई जा रही है। लोगों में विश्वास पनपने लगा है। यूएपीए जैसे कानूनों ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई में व्यवस्थाओं को ताकत दी है। यानी एक तरफ हम देश के लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम का उसकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन पर अनावश्यक बोझ को भी हटा सके। साथियों,
एक और विषय हमारे देश की पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को भी लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। क्या हमारे राज्य मिल बैठ करके, इससे बहुत लाभ होंगे। एक तो क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मास स्केल पर होगा। कैप होगी तो करोड़ों में कैप की जरूरत पड़ेगी, बेल्ट चाहिए तो करोड़ों में चाहिएगा। और देश का कोई भी नागरिक कहीं पर भी जाएगा, देखते ही उसको पता चले हाँ ये पुलिस वाला है। अब जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा, हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को मालूम है ये पोस्ट का डिब्बा है, यहां ना कागज डाला वह पहुंचता है। एक पहचान होती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में सब सोचे, साथ मिलकर के सोचे, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करे। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और इस विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे, 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की पुलिस के नए नए विभाग शुरू हुए हैं, एक्सपर्टाइज आई है। अब हम देखिए, दुनिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा मार्केट है। भारत में टूरिज्म की संभावना है, बहुत बढ़ रही है। विश्व से बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्टों का भारत में आने का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। आज दुनिया में कई देश जो टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, वहां टूरिज्म के लिए काम करने वाली पुलिस बनाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, उनको लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है, उनके बिहेवियर पूरी तरह चेंज होता है। और यात्रियों को भी, विदेश के टूरिस्टों को भी पता होता कि भाई ये मदद करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और वो पुलिस होने के कारण वो पुलिस एनफोर्समेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उससे भी बड़े आसानी से संकलन कर पाता है। कभी न कभी हमें हमारे देश में इस विधा की एक्सपर्टाइज को डेवलप करना ही पड़ेगा, ताकि भारत में ये जो और टूरिज्म विश्व भर से आने वाला आदमी, एक पूंजी निवेश के लिए आने वाला और टूरिस्ट में आने वाले में बहुत फर्क है। टूरिस्ट तुरंत आपका एम्बेसडर बन जाता है, अच्छी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा, बुरी चीज भी वही दुनिया में ले जाएगा। पूंजी निवेश जो करता है उसको इस काम में कई समय लग जाता है अगर गलत हो गया तो, लेकिन टूरिस्ट तो 2 दिन में ही खबर पहुंचा देता है, यार भाई यहां तो ये हाल है। और इसलिए आज भारत में भी मिडिल क्लास का बल कितना बढ़ रहा है, टूरिज्म को लेकर के बहुत बदलाव आ रहा है। अब टूरिज्म और ट्रैफिक नई समस्या आ रही है। अब हम एडवांस में नहीं सोचेंगे, ऑल्टरनेट नहीं सोचेंगे, तो वही टूरिज्म के हमारे सेंटर तो कोई बदलने वाले नहीं है। हम कहें कि नहीं अब शिमला नहीं वहां जाइए, तो ये तो होने शिमला, जिसको जाना है शिमला ही जाएगा, नैनीताल जाना है वो नैनीताल ही जाएगा, श्रीनगर जाना है वो श्रीनगर जाएगा, गुलबर्ग जाना है वो गुलबर्ग जाएगा। हमें व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। साथियों, हमने देखा है कोरोना के समय में जब पुलिस के लोग अपने क्षेत्र के लोगों को फोन करके पूछते थे, और खास करके मैंने देखा है कुछ शहरों में सीनियर सिटीजन के लिए पुलिस में जो बड़ी आयु के लोग हैं, जिनसे अब ज्यादा मजदूरी करवाना, उनके साथ भी अत्याचार है, उन्होंने स्वेच्छा से ऐसे काम लिए हैं। और वे सीनियर सिटीजन्स को लगातार पूछते हैं ठीक होना, कहीं बाहर तो जाने वाले नहीं होना, घर बंद करके जाने वाले नहीं होना। इसके कारण नागरिकों का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो एक प्रकार से आपकी ताकत बन जाता है। इस चीज को हम जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं, और पूरी तरह जीवंतता हो, संवेदनशीलता हो,
आप देखिए समाज जीवन में ये फोन आपका सप्ताह में अगर किसी सीनियर सिटीजन को जाता है, वो महीने भर दुनिया को कहता रहता है कि भाई पुलिस थाने से हर बिल्कुल फोन आ जाता है, हर बुधवार को पूछ लेते हैं मेरी कोई दिक्कत है नहीं। इन चीजों की बहुत बड़ी ताकत होती है। जो परसेप्शन की लड़ाई है ना, ये आपके सारे परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं। हमें एक और काम की तरफ बहुत सजग होने की जरूरत है जी। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इसका अपने एक ताकत है, उसका उपयोग है, लेकिन हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को नकार नहीं कर सकते हैं। उस विधा को पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से 100 साल कितनी टेक्नोलॉजी बदल जाए, 100 साल के बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है। उस इंस्टीट्यूट को जितनी ताकतवर बना सकते हैं बनाइए। उसमें जो सामर्थ्य है, उसकी जो नजरें हैं, वो उसकी जो बातचीत में से जो पकड़ के ले आता है, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर दोनों क्षेत्रों में ताकत है, फिर तो आप चीजों को बहुत आसानी से कल्पना कर सकते हो। ये संभावना है, 10 दिन के बाद ये संभावना दिखती है, ये चल रहा है, चलो हम देखते हैं, यहां कुछ लोग आते हैं जाते हैं, कुछ हो रहा है, तुरंत पता चलेगा। और मैं समझता हूं इसके कारण हमारी व्यवस्थाएं बहुत चुस्त हो जाएगी, जो 50 बार क्राइम करने वालों को सोचने के लिए मजबूर करेगी। साथियों में एक और बात भी समझनी है। आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारत की चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। पहले वो उपेक्षा की वृत्ति होती है, फिर उसका जरा मजाक उड़ाने की वृत्ति बनती है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ी कंपटीशन का भाव आ जाता है, प्रतिस्पर्धा आ जाती है, फिर भी आगे बढ़ते हैं तो दुश्मनी का रंग ले लेती है। विश्व की बहुत सारी ताकतें होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके देश के संदर्भ में भारत कुछ सामर्थ्यवान बने। फलाने विषय में उनकी एक्सपर्टाइज है, उसमें भारत न घुसे। फलानी प्रोडक्ट उनकी बपौती है, अगर उसमें भारत प्रोडक्शन में चला गया तो मार्केट भारत कब्जा कर लेगा। भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत खुद बनाने लग जाएगा तो फिर तो हमारा माल कहां जाएगा। कई प्रकार की चुनौतियां आने वाली हैं जी, और वो चुनौतियां दुश्मनी का रूप लेते देर नहीं जाती है। और इसलिए हमें हमारे इन सारी चैलेंजेस को हमें समझना है। और ये सहज है, किसी को हमसे कोई हमारा बुरा करना है नहीं, मनुष्य का स्वभाव है। आपके यहां भी 2 अफसर होंगे तो लगता है कि हाँ यार ये आगे चलकर इसकी क्यों प्रमोशन हो जाएगा, मैं तो रह जाऊंगा, तो फिर उनका 10 साल पहले ही तू शुरू हो जाता है। वैसा हर जगह पे होता है भाई। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम थोड़ा दूर का सोच करके हमारे सामर्थ्य को, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रॉपर मैसेजिंग, इसके लिए आवश्यक बारीकियों, जो पहले की लॉ एंड ऑर्डर और आज की चुनौतियों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। पहले का तो बरकरार रखना ही पड़ेगा, नए को लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें देश के विरोध में जो ताकतें खड़ी हो रही है, जिस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीज के अधिकारों के लिए, ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेवारी है। कोई उदारता नहीं चल सकती है जी, क्योंकि आखिरकार जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वो कहां जाएगा भाई। हमारा काम है, और ऐसे 99% सिटीजन वही होते हैं जी, 1% का ही प्रॉब्लम होता है। हमें उन 99 को विश्वास दिलाने के लिए उन 1% के प्रति जरा भी उदारता बरतने की जरूरत नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए।
एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। साथियों, सिविल डिफेंस की आवश्यकता है। और जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, भाई कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान अभी हट रहा है। अमित भाई ने सही चीजों को पकड़ा है। आप लोग भी चिंतित, ये जो अनेक दशकों से चली हुई चीजें हैं, इसका बहुत उपयोग है। स्कूल कॉलेज में भी इसको हमने सिविल डिफेंस से विषय हो, प्राइमरी हेल्थ वाले विषय हो, ये जो चीजें होती हैं जो पहले भी करते थे हम लोग,